स्टोमाटा रखे थे हम लोग कल। और स्टोमाटा समझने के लिए तुमको हम 11th का एक कंसेप्ट समझाया या 9th क्लास में भी एक कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, जिसका नाम है आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। ठीक है, तो इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम तुम लोग को कल समझाए थे कि स्टोमाटा कैसे खुलता और बंद होता है जी। ठीक है, स्टोमाटा लीफ में पाया जाता है मैक्सिममली, थोड़ा बहुत ही स्टेम में पाया जाता है। इस सब का पीडीएफ हम तुम लोग के साथ शेयर किए थे और तुम लोग को बताए थे कि जो दरभंगा में लगने वाला पौधा, दरभंगा लगने का मतलब करने का क्या कि हाइड्रोफाइटिक प्लांट जो होते हैं ना, उन लोगों में स्टोमाटा दिन के टाइम में खुलता है और रात के टाइम में स्टोमाटा बंद रहता है जी। ठीक है, और ये स्टोमाटा का खुलना बंद होना ये बहुत जरूरी होता है सर फोटोसिंथेसिस के इवेंट को समझने के लिए। ये सब बात हम कल डिस्कस किए थे, कहे थे दिन के टाइम में स्टोमाटा खुलने से, है ना जी, आपको ये याद रखना होगा कि सर स्टोमाटा जब खुलता है तो बाहर का कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है, अंदर का ऑक्सीजन बाहर जा रहा था जी। ठीक है, ये सब कुछ कल हम पढ़ाए थे आप लोगों को, है ना, और इस सब पे हम लोग चर्चा किए थे। एक बार जो हम इसका लाइट ऑन कर देते हैं, है ना, तो ये सब बात हम लोग कल किए थे जी। ठीक है, तो ये सब जो जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना, तब हम तुम लोग को बताए थे रेगिस्तानी पौधा सब जो होता है ना सर, उन लोगों में अजीब तरीके का, है ना, आपको फिनोमेना देखने को मिलता है जी। ठीक है, उन लोगों में गार्ड सेल, है ना, कंट्रोल नहीं करता खुलने और बंद होने की घटना को। उन लोगों में है ना अलग तरीके से सर स्टोमाटा खुलता और बंद होता है। वहां पे पोटासियम आयन और कुछ एंजाइम स्टोमाटा को खोलने और बंद करने में मदद करता है सर। उन लोग का स्ट्रैटेजी होता है रेगिस्तानी पौधे का कि पानी को किसी तरह से बचाया जाए। कहा जाता है कि मेरे हाइट का तुम एक पेड़ लगाएगा ना तो कम से कम एक दिन में 90 गैलन पानी को वो उड़ा देता है भाप बना करके। तो मुद्दा ये है कि सर इतना पानी बर्बाद करने के लिए पानी होना भी तो चाहिए। तो रेगिस्तानी पौधे को पानी की कमी होती है और वो कोशिश करता है ज्यादा से ज्यादा वाटर कंजर्व करे, तो उसका पास एक स्ट्रैटेजी होता है जिस स्ट्रैटेजी को कल हम डिस्कस किए थे। वो लोग दिन के टाइम में स्टोमाटा को, है ना, बंद रखता है सर, इससे पानी का भाप जो बाहर निकलता है उसको बचा लिया। लेकिन बहुत सारा प्रॉब्लम भी उसके साथ आ जाता है सर कि वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लाएगा, वो ग्लूकोज कैसे बनाएगा, सनलाइट तो दिन में रहता है। ठीक है, तो इसके लिए स्ट्रैटेजी हम बताए थे कि रेगिस्तानी पौधे दिन के टाइम में स्टोमाटा को बंद रखता है जी। ठीक है, गार्ड सेल क्लोज रखता है, जिस वजह से अंदर का आपको, है ना, बाहर का सामान अंदर नहीं, अंदर का सामान बाहर नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही रात होता है सर तो आपको स्टोमाटा खोल लेता है सर। रात के समय स्टोमाटा खोलने से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जवाब हम दिए थे कि रात के टाइम में तो सनलाइट रहता नहीं है तो पानी का वेपर बनेगा नहीं, या पानी वेपर जो है ना वो बाहर नहीं निकलेगा और रात के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले आता है। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि रात के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड लाके भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि सनलाइट तो है नहीं, ग्लूकोज तो बनेगा नहीं। तो इसलिए सर रेगिस्तानी पौधा रात में जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है सर उसको मैलिक एसिड में चेंज कर लेता है। ये कम खतरनाक होता है और मैलिक एसिड में जमा करके रख लेता है रात को जी। ठीक है, लेकिन जैसे सुबह होता है वो उस मैलिक एसिड को फिर से CO2 में चेंज कर लेता है। क्योंकि दिन में तो स्टोमाटा बंद है ना, और अंदर में जो पानी मौजूद है सर वो पानी दोनों रिएक्शन करके अपना ग्लूकोज बनाया, वाटर बनाया, वेपर बनाया, ऑक्सीजन बनाया। लेकिन स्टोमाटा बंद होने के कारण, है ना, खुलता नहीं, मतलब ये दोनों बाहर नहीं निकला और इससे वाटर का कंजर्वेशन हो गया जी। ठीक है, यही एक स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी को, है ना, एक नाम देते हैं जी, तुम रट्टा मारेगा घर पे, कैम साइकिल बोलते हैं। तुमसे पूछेगा ना कैम साइकिल किस में शो होता है, तुम्हारा जवाब होगा, है ना, रेगिस्तानी पौधे में होता है जी। ठीक है, कैम का फुल फॉर्म लिखने जा रहे थे में, पर तुम यो याद रखना ओनली इन जीरोफाइटिक प्लांट, है ना, ओनली इन जीरोफाइटिक प्लांट में कैम साइकिल। ये जो हम तुमको पढ़ाए ना इसका एक टॉपिक नेम दोगे ना तो टॉपिक नेम है कैम साइकिल। ठीक है, रेगिस्तानी पौधे जिस तरह से खाना बनाता है उस तरह की प्रक्रिया को कैम साइकिल के नाम से बुलाते हैं सर। आप तुम लोग से मेडिकल में कैम का फुल फॉर्म पूछ देगा जी। ठीक है, यहाँ पे हम कैम का फुल फॉर्म लिख रहे हैं। कैम का फुल फॉर्म है कार्सिल्यूशियन एसिड मेटाबोलिन, है ना जी, कार्सुलेशन, है ना जी, कार्सुलेशन, है ना, एसिड मेटाबोलिज्म। ये जितना हम पढ़ाए ना तुमको ये सब का नाम है कार्सिल्यूशन एसिड मेटाबोलिज्म, है ना। कार्सिल्यूशन का ही मतलब होता है जी कार्बन डाइऑक्साइड से जो मैलिक एसिड बनता है ना, इस घटना को कार्सिल्यूशन रिएक्शन कहते हैं, है ना। तो उसी से यहाँ पे आया है कार्सिल्यूशन एसिड मेटाबोलिज्म, है ना। कार्सिल्यूशन का मतलब समझा ना, कार्बन डाइऑक्साइड से मैलिक एसिड बनने की प्रक्रिया को कार्सिल्यूशन बोला जाता है ना जी। और उसी कंसेप्ट पे, है ना, ये कैम साइकिल है। देखा भी था, मेन तो यही बात है, बाकी सब तो वही राम कहानी है जो पहले हम पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे देखा ना इन लोग का स्ट्रैटेजी सबका कैसे ग्लूकोज बनाने के लिए होता है। आज हम लोग का क्लास ये है कि एक्टिविटी देखना है जी। एक्टिविटी करने का मतलब ये पेज, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, हम
दिखाते हैं आपको एनसीईआरटी बुक में, है ना। एनसीईआरटी बुक में जाओगे तो ये दोनों एक्टिविटी को पढ़ना है, ठीक है। और आप स्कूल में रहते और हम भी रहते तो आपको हम स्कूल में ये दोनों प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, ये दोनों एक्टिविटी। अरे कहाँ था रे रेहान, अजय अपने टाइम पे आता है। हेलो, जा रहा है रेहान का आवाज। हेलो, कहाँ था रे, जन्माष्टमी मना रहा था रेहान, आवाज ही नहीं दे रहा है ये लड़का। हाँ हाँ, तो रेहान आवाज नहीं दे रहा है। कहाँ था रे हाँ, जन्माष्टमी मना रहा था क्या? हाँ, जन्माष्टमी मना क्या रहा है? वाह हाँ, कहाँ कहाँ पे, टीवी पे कि घर वहाँ इमेजिनेशन में? हाँ वही ना, 11 बजे तक। वही ना, 11 11 बजे तक सपना देखता है तुम लोग नहीं एगो तो गायबे डेली अच्छा, हाँ ठीक है, लगता वही है ना। खैर छोड़ो, यहाँ ध्यान दो आप, है ना। तो देखो ये दोनों एरिया टॉपिक है एक्टिविटी। ये सीबीएसई बोर्ड का एक है गंदा स्टेप। सीबीएसई बोर्ड में है ना एक्टिविटी से भी क्वेश्चन पूछता है जी, ठीक है। तो एक्टिविटी में क्या लिखा हुआ है ना, ये तुम समझ जाएगा ना तो पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, है ना। अभी आप लोग को 11th के सर मतलब 10th के नजर से ये दोनों एक्टिविटी को एक बार देखना है ना। एक्टिविटी करने के लिए तुमको स्कूल जाना होगा, है ना, या मेरे यहाँ आना होगा। मेरे यहाँ भी है इसका आपका केमिकल, है ना जी। पर अभी हम ना अभी अवेलेबल है ना ही आप लोग एक्टिविटी, है ना। देखिए ज्यादा से ज्यादा हो सकता है तो यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा 6.1 एक्टिविटी कैसे किया है, ठीक है। हम ओरली समझा रहे हैं तुमको, ठीक है। इसमें जब पढ़ोगे ना तुम लोग थ्योरी, तो क्या लिखा हुआ बताएं, कह रहा है क्या कि किसी भी प्लांट के लीफ में स्टार्च बनता है, इस बात का सबूत दीजिए, है ना। कि लीफ के अंदर ही स्टार्च बनते हैं, समझ गया क्वेश्चन, है ना। आपको ये प्रूफ करना है कि प्लांट के लीफ के अंदर में स्टार्च बनते हैं सर। ये दोनों फोटोग्राफ से तुम लोग को समझना है जी, ठीक है। तो देखो, हम तुम लोग को एक बार हम समझा चुके हैं स्टार्च टेस्ट, है ना। तुमको कभी पता लगाना हो कि कहाँ स्टार्च है या नहीं, ठीक है। इसके लिए हम लोग स्टार्च टेस्ट करते हैं जी, ठीक है। स्टार्च टेस्ट करने का क्या तरीका है, ठीक है, कुछ खास नहीं है सर। आपको है ना, जिस पे शक होगा, मान लो कि तुमको एक पाउडर ला के रख दिया गया, ठीक है। चाहो तो तुम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ग्लूकोन डी का एक पाउडर रख लो, और जो दूध जो नहीं सूखा हुआ दूध होता है उसका पाउडर जो आता है सो रख दो, ठीक है। सूखा हुआ दूध का पाउडर प्लस ग्लूकोन डी का पाउडर रख दीजिएगा। तो देखिएगा क्या, जब इस पे में आयोडीन का ड्रॉप डालेंगे, ये मेरे पास है जी, कोई लड़का कभी आओगे ना मेरे घर पे याद दिला देना, तो हम तुमको दिखा देंगे कैसे होता है स्टार्च टेस्ट, है ना। आयोडीन का ड्रॉप डालिएगा ना इस पे, है ना, किस पे, स्टार्च पे, है ना जी। तो ये दोनों जब रिएक्ट करता है सर, ठीक है, तो रिएक्ट करने के बाद क्या हो जाता है, ब्लू कलर में चेंज कर जाएगा जी, ठीक है। ब्लू या डीप वॉयलेट कलर में चेंज कर जाएगा, है ना जी। जब कोई तुम किसी चीज पे आयोडीन का सोल्यूशन डालो, और डालने के बाद अगर वो गाढ़ा ब्लू या वॉयलेट में चेंज कर जाता है, ठीक है, तो समझ जाना कि वो चीज क्या है, स्टार्च है जी, ठीक है। व्हाइट कलर का दिखने वाला चीज क्या है, स्टार्च आपको दिखाई देगा जी। कच गया, हम क्या बोलना चाहें, स्टार्च का पता है, जैसे तुमको रोटी दिया गया, होटल में तुम गए, तुमको एक दिया गया, एक ऐसा ब्रेड ला के दिया गया, है ना, जो तुमको शक हुआ तुमको उस पर कि भाई ये ब्रेड क्या चीज का बना हुआ है। कभी कभी देखोगे कोई फिल्म में भी दिखाता है, या सॉरी मतलब न्यूज चैनल में भी दिखाता रहता है कि ब्रेड में है ना जिलेटिन डाला गया। जिलेटिन समझते हो, अंडा का एक पतला सा एक छिलका जैसा परत होता है, वो डालने से ना वो सॉफ्ट हो जाता है वो चीज। तो ऐसा करने से सर तो ठीक है, लेकिन बहुत सारा हिंदू धर्म से हमें देखते हैं ना, जो शाकाहारी होता है उन लोग के पे एक तरह से नहीं होता है, एक हेजिटेशन आ जाता है उसको खाने में, ये सब के लिए। तो तुमको पता लगाना है कि जो सामने में जो ब्रेड परोसा गया है वो ब्रेड आपको स्टार्च का बना है कि जिलाटिन का बना है। तो तुम क्या करेगा, उस ब्रेड पे आयोडीन का सोल्यूशन डालोगे, अगर वो वायलेट में बदल गया तो हम समझ जाएंगे सर वो स्टार्च था, अगर नहीं बदला तो हम समझ जाएंगे वो स्टार्च नहीं था। जैसे तुम दूध का पाउडर ले लो और उस पे आयोडीन का सोल्यूशन डालो, है ना जी, या ड्रॉप डालोगे, तो ये नहीं बदलेगा, ब्लू कलर में नहीं आएगा, तो हम समझ जाएंगे सर ये एक आपको स्टार्च तो नहीं है, कुछ और है पर स्टार्च नहीं है। यही समझा दिए हम तुमको। अब इसी से हमको ये साबित करना है कि सर जो पत्ते जो होते हैं ना, ग्रीन लीफ, है ना। अब देखिएगा आप लोग को समझना होगा ये लाइन, ग्रीन लीफ जो होते हैं सर उसमें स्टार्च होते हैं या नहीं, उसका पता लगाना है। ग्रीन लीफ शो स्टार्च है ना, इज लिख देते हैं, इज ग्रीन लीफ शो, है ना, स्टार्च टेस्ट, है ना जी। क्या हरे पत्ते
स्टार्च टेस्ट शो करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। और इसी की जगह पे इज रेड लीफ है ना जी, रेड लीफ का ना लाल रंग का कोई पत्ता सब होगा। कभी तुम लोग करोटन का पेड़ देखा है? तुम लोग जब जाओगे ना स्कूल में तो सब टीचर सब है ना, सॉरी गार्डन सब में जाइएगा तो ये सब पेड़ सब लगा रहा था, करोटन का पेड़। करोटन का पेड़ देखा है तुम देखा है जी अरसलान करोटन का पेड़? हेलो हेलो, देखा है जी करोटन का पेड़? करोटन का पेड़ देखा है तुम? रुक जाओ हम एक दिखा, रुक जाओ हमको एक टाइम दो थोड़ा सा आएगा, हम दिखाते हैं तुम लोग को क्रॉटन का पेड़। तो हम एक को पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, इज रेड लीफ है ना शो है ना स्टार्च टेस्ट है ना जी, समझ गए? कोई लाल रंग का पत्ता है पेड़ का है ना, अब वो स्टार्च टेस्ट शो करेगा कि नहीं करेगा। तो इसी दोनों का ही आपको यहाँ पे डिस्कशन हुआ इसमें, ठीक है जी। एक इसमें से एक हरा पत्ता है और एक करोटन का पत्ता है ना, और दोनों में कौन स्टार्च टेस्ट शो करता है नहीं करता है ये तुमको बताना है, ठीक है। समझा है ना जी? एक्टिविटी एक्टिविटी अच्छे से सुन लो ना हम क्या क्या बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद तुमको बस आयोडीन, मेन मकसद यही याद रखना था, आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है तो ब्लू कलर देता है जी, ठीक है। तो इसी पे एक्टिविटी पे यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं, 6.1 एक्टिविटी है। हम एक बार तुमको एक पत्ता दिखाते करोटन का, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा हमको एक बार जाना पड़ेगा, जूम इसमें आना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा, एक मिनट। एक मिनट रुक जाइए, करोटन करोटन करोटन, ये हाँ, हम यहीं पे हैं जी, रुको ना, अभी करोटन का पेड़ दिखाना चाह रहे हैं, समझा? हाँ नहीं दीजिए, बुक में से नहीं दिखा रहे, नेट से निकाल रहे हैं। रुको, एक मिनट रुक जाओ, आ गए, आ गए, आ गए जी हम। हेलो, दिख रहा है आप स्क्रीन? स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना? रुक जाओ, हम करोटन का पत्ता दिखाने वाले हैं आप लोग को, है ना। एक मिनट, इसके लिए फोटो में जाएंगे हम, और गैलरी, एल्बम, स्क्रीनशॉट, ये, हाँ देखो यही, हाँ देखा, यही यही पत्ता है ना, करोटन का पेड़ है जी, ठीक है। ऐसा पेड़ सब तुम अपने स्कूल सब में देखो। हाँ हाँ, हो गया, छोड़ो, नहीं दिखना अभी, तो बाद में दिखाना व्हाट्सएप ग्रुप में ना। हो यही पता क्या बात है, तो बोल रहे थे तो काहे नहीं सुन रहा था? करोटन इसको बोल, तुम क्या बोलता है इसको जो, है ना? क्या? हाँ यही करोट, कहाँ नहीं देख रहे हैं, रुक जाओ, अब दिखाओ। हाँ कहाँ दिखाओ? हाँ इसी, हाँ, हाँ देखिए यही इसी फैमिली का कुछ है ना, यही करोटन का पेड़ है और इसी के जैसा था, हम देखे थे ना अभी हम लोग भी। हो गया, ठीक है। तो करोटन का पेड़ देख लिया तुम लोग, है ना। तो करोटन का लाल पत्ता होता है जी, ठीक है। और इसका जो है नॉर्मल नॉर्मल पेड़ का पत्ता क्या होता है, ग्रीन होता है जी। इधर हम बना रहे नॉर्मल प्लांट, नॉर्मल नॉर्मल ग्रीन लीफ, ठीक है। अब तो कलर तो हम नहीं बनाएंगे, तुम लोग समझ रहा होगा, बंद कर लो रे वीडियो तो अपना, है ना। और एक पत्ता ये है ना, जिसका नाम क्या है, करोटन, है ना जी। करोटन का पेड़ का जो पत्ता होता है ना सर, नॉर्मली रेड कलर का होता है जी, ठीक है। और है ना, हमको ये साबित करना है कि हरा पत्ता में ही स्टार्च बनता है, यही बात तुम लोग को हम बार बार समझा रहे हैं, ठीक है। तो कहना ये चाह रहे हैं कि देखो, इसके लिए तुमको क्या करना होगा, एक्सपेरिमेंट। तुम लोग सब जानता है कि सर, हम सब जानते हैं कि प्लांट के अंदर में एक सेल है और सेल के अंदर में क्लोरोप्लास्ट होता है जी, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर में स्टार्च न बनेगा, स्टार्च कहाँ बनेगा जी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में बनेगा, है ना। अब मुद्दा ये है सर
कि सर यहां तक पहले पहुंचेंगे तब ना हम आयोडीन डालेंगे। कुछ जा रहा है बात, क्या बोलना चाह रहे हैं कि भाई हमको स्टार्च निकालेंगे प्लांट के पत्ते के अंदर से, तब ना हम उस पर आयोडीन का सोल्यूशन डाल के देखेंगे। ऐसा कभी हुआ है कि पॉलीथीन में स्टार्च बंद है, ऐसे बंद है स्टार्च, और ऊपर से आयोडीन डालोगे अंदर ब्लू हो जाएगा? कभी नहीं ना होगा जी ऐसा। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है ना। तो हमको कम से कम स्टार्च को तो एक्सपोज करना होगा सर, इसीलिए दिमाग लाना शुरू करो तुम लोग, है ना। हम ये कह रहे हैं, चाह रहे हैं कि भाई होगा भी तो स्टार्च तो अंदर में होगा। आप ऐसे जैसे भी कोलर का भी इतना पढ़ाने जाके तुम पत्ता पे जाके स्टार्च आयोडीन फेंक देगा ब्लू हो जाए, ऐसा नहीं होगा कभी। कुछ जा रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे घर के आसपास जो हरा पत्ता है और उसपे तुम आयोडीन का ड्रॉप डालेगा और तुमको सोचोगे कि मेरा वो बदल जाएगा सर ब्लू कलर में, ऐसा कभी नहीं होगा जी, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई स्टार्च तो बहुत अंदर में है सर, उसके ऊपर में सेल वॉल है ना, वैक्स का लेयर है, इस सब को हटाएंगे तब ना हमको स्टार्च तक पहुंच पाएंगे जी। इसके लिए वही एक्सपेरिमेंट किया गया 6.1। आप समझ जाइए, आप समरी सुनिए क्या क्या बोलना चाह रहे थे हम ये कहना चाह रहे हैं ग्रीन लीफ में ही स्टार्च होते हैं, इसको प्रूफ कीजिए, और कॉटन के लीफ में स्टार्च नहीं होता है, इस बात को भी प्रूफ कीजिए। तो आपने क्या किया, दोनों पत्ते को ले आया। कहां से लाया? जब ये तेज धूप सह रहा था सर, दिन के समय में 12-1 बजे में गए, है ना, 2-3 घंटा धूप लगा हुआ था इसमें, मतलब खाना बना होगा तब तुम लाए हो, ऐसा नहीं कि रात के समय लाए, ठीक है। तो दिन के टाइम में, है ना, दोनों पत्ते को तोड़ के लाए, 2-3 घंटा धूप में रखने के बाद लाए, है ना। लाने के बाद हम सब जानते हैं कि सर स्टार्च तो बहुत अंदर होगा, इसके लिए सर इसको, है ना, आयोडीन सॉरी अल्कोहल के साथ उबाल दिए जी, ठीक है। शराब के साथ इसको क्या किए, उबाल दिए। इधर करोटन के पत्ते को उबाले, है ना जी, और किसके साथ उबाल रहे हैं? अल्कोहल और पानी के साथ, है ना जी। इसको ध्यान से उबाला जाता है ना। उबालने के कब तक उबालेंगे? तो लगभग आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आपको 5 मिनट तक या फ्यू मिनट तक उबालेंगे जी, ठीक है। और उबालने के बाद फिर इसको हम पानी से धोएंगे, मतलब एक प्लेट में रख करके इस पे वाटर से इसको वॉश करेंगे जी, पानी से इसको धोएंगे सर, है ना, इसको वॉश करेंगे। ऐसा क्यों किए सर आप? ऐसा इसलिए किए ताकि इसके अंदर का जितना भी सेल वॉल है, वैक्स वगैरह है, वो सब हट जाए, ठीक है जी। वाटर से इसको वॉश करेंगे जी, ठीक है। और वॉश करने के बाद, है ना जी, अब इस पत्ते को हम लाएंगे जी। तुम देखो, इमेजिन करो, पत्ता को उबाले हैं किसमें? शराब में, और उबालने के बाद इसको हम पानी से धोए हैं सर। अब इस पे आयोडीन का सोल्यूशन डालेंगे जी, ठीक है। अब जब आयोडीन का सोल्यूशन डालेंगे सर, तो पता ये चला कि सर इसमें ब्लू ब्लू धब्बा दिख रहा है कहीं कहीं पे, है ना जी। इसमें ऐसा कुछ भी धब्बा वगैरह नहीं दिख रहा है जी, ठीक है। जिसमें हमको ब्लू ब्लू स्पॉट दिखाई देगा, है ना जी, हम समझ जाएंगे वहीं पे क्या है, स्टार्च है जी। ग्रीन लीफ में दिखाई देगा और इसमें दिखाई नहीं देगा जी, ठीक है। बात समझा दी, एक्टिविटी खत्म हो गया। अब किसी को क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछ सकता है तुम्हारे बोर्ड में? सीबीएसई बोर्ड में पूछेगा कि कौन सा लीफ स्टार्च शो करेगा, तो तुम्हारा जवाब ग्रीन लीफ, है ना। कहा है भाई ग्रीन लीफ? कि ग्रीन लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है सर, रेड लीफ में फोटोसिंथेसिस थोड़े होगा। ये बात तुम लोग को रटाए में थे। हरा पत्ता ही खाना बना सकता है जी, लाल पीला पत्ता खाना उतना नहीं बना सकता जितना हरा बना के देगा जी, ठीक है। तो हरे लीफ में ही खाने बनते हैं। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या किए थे? हम लोगों ने स्टार्च को, है ना, आपको आयोडीन के साथ रिएक्ट किया था, लेकिन उससे पहले हम लोग अल्कोहल से ट्रीट किए थे। हो गया जी, समझ में आया क्या क्या बोले? समरी सुन लो क्या पढ़ाए हम। आज जिसको रीडिंग देना है ना, तो ये रीडिंग इसको दे देगा तो उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा जी। एक्टिविटी 6.1 पढ़ा रहे थे हम, ठीक है, और इसी को समझने की कोशिश कर रहे थे जी, ठीक है। तो हम लोग आपको क्या बताएं कि एक प्लांट लाइए, मनी प्लांट लाइए या कॉटन का पेड़ लाइए और नॉर्मल पत्ता लाइए, ठीक है। और दोनों को, है ना, आपको डार्क रूम में रखिए 3 दिनों तक, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद उसको सनलाइट में रखिए, ठीक है। सनलाइट में रखने के बाद 6 घंटे तक सनलाइट में रखने के बाद, है ना, उस दोनों पत्ते को तोड़ के निकाल लीजिए। दोनों पत्ते को बॉइल कीजिए वाटर में, है ना, और उसमें अल्कोहल भी डालते रहिए। यहाँ लिखा हुआ है कंटेनिंग अल्कोहल बीकर, और उसको फिर वाटर से वॉश करते रहिए, यानी उसको हटाते रहिए, पानी से धोते रहिए, ठीक है। और जब ये सब कर लीजिएगा तब आपको आयोडीन सोल्यूशन उस पर डालना है सर। कुछ देर बाद अगर ब्लू कलर का स्पॉट बन रहा है, ठीक है, तब समझ जाएंगे, है ना, तो उसमें आपको ने स्टार्च है, जिसमें नहीं है तो उसमें स्टार्च नहीं है, ठीक है। समझा है जी एक्टिविटी, है ना। कुछ घूम फिर के वही सब बात है, एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। हम एक्टिविटी लिखे हुए इसमें, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, है ना। समझा दिए हम यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग, है ना, दूसरा एक्टिविटी की ओर बढ़ रहे हैं 6.2 की ओर, है ना जी। ये एक्टिविटी दिखाना चाह रहे हैं। इस एक्टिविटी से साबित करेंगे
कि सर आपको नहीं कि है ना कि KOH सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना। 6.2 एक्टिविटी जब पढ़ेंगे हम लोग तो इससे ये पता चलेगा कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल होता है जी। 6.2 एक्टिविटी पढ़ा रहे हैं जी, ठीक है। अब देखो 6.2 को जो तुम लोग कोई एस चांद वाला बुक सब पढ़ेगा ना तो उसी में इसको हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट भी कहा गया है। हालांकि हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट के जैसा फोटोग्राफ नहीं है, लेकिन तुम लोग समझ जाना कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो लगभग हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट ही है ना। क्या होता है हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट तुम समझ जाएगा थोड़ी देर में जी, ठीक है। तो अब दूसरा एक्टिविटी से ये साबित करना है कि CO2 इज एसेंशियल, है ना, फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना, एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है जी, ठीक है। तो देखो क्या क्या है एनसीईआरटी बुक, है ना, समझाना चाह रहा तुम लोगों को कि पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये भी मेरे पास है, कभी आओगे तो दिखाएंगे तुमको इसका एक्सपेरिमेंट। KOH के बारे में तुम लोग जानो, ये CO2 एब्जॉर्बर के तौर पे काम करता है जी, ठीक है। CO2 एब्जॉर्ब करने में यह मदद करता है जी, ठीक है। मतलब तुम अपने एक रूम में, अगर तुम्हारे रूम में मतलब बहुत धुआं है, मान लो तुम ऐसे रूम में रहते हो जहां एग्जॉस्ट नहीं है ना जी, तो तुम क्या करो, एक साबुन ले आओ, ठीक है, और साबुन को रख दो अपने रूम में, ठीक है। वो साबुन क्या करेगा, सारा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा जी। तो साबुन में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने वाला केमिकल होता है जी KOH, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल होता है जी KOH का CO2 को एब्जॉर्ब करने में यह मदद करता है जी। अब ये जो फोटोग्राफ देख रहे हो ना एनसीईआरटी बुक में, यहाँ पे ये दोनों फोटोग्राफ, इस फोटोग्राफ में दिखा रहा है क्या, एक पेड़ लिया, उस पेड़ को है ना सर आपको बंद कर दिया बीकर से, एक पेड़ को नॉर्मल रखा है, ठीक है। और इसी को देखना है तुम लोग को जी, ठीक है। इमेजिन करो सब आदमी कि एक प्लांट को लेना है सर, उसको शीशे से बंद कर देना है, ठीक है। मतलब जो हवा अंदर में है वही उसको मिलेगा जी, ठीक है। बाहर से कोई भी चीज उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा। अब बंद करते वक्त इसमें ना सर KOH डाल दिया गया। KOH डाल देने से सर इसके पेड़ के पत्ते के पास जो भी कार्बन डाइऑक्साइड था सर, सारा कार्बन डाइऑक्साइड कौन छीन लिया, ये। एक ऐसा पेड़ रखा जिसमें ऐसा कुछ नहीं रखे हुआ था, मतलब नॉर्मल दोनों को धूप में रखे हुआ था पेड़ को, इस पेड़ के पत्ते में कोई KOH नहीं था जी, तो यहाँ नॉर्मल था। अब देखो दोनों पे जब सनलाइट पड़ेगा सर, ये तो खाना बनाएगा क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें खाना नहीं ना बन पाएगा जी, क्योंकि इसमें यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं। तुम लोग अभी पढ़ा था ना हम लोग से रिएक्शन में कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिएक्ट करता है तो ग्लूकोज बनता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सर इसमें CO2 तो था तो इसमें ग्लूकोज बनेगा। मतलब 1 घंटा 2 घंटा के बाद दोनों बीकर हटाया गया, इसका पत्ता काट करके बाहर निकाला गया, है ना, इसका भी पत्ता काट करके बाहर निकाला गया। वही उबालेगा, है ना जी, बॉयल करेगा, है ना, बाद में आयोडीन का सोल्यूशन डालेगा। आयोडीन का सोल्यूशन डालने के बाद, है ना, इसमें स्टार्च क्या होगा, नहीं आएगा, स्टार्च टेस्ट नहीं देगा जी। इसमें स्टार्च से देगा ना, क्योंकि इसमें CO2 अवेलेबल था। कॉमन सेंस लगाओ ना जी, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें तो आगे जाके स्टार्च तो बनबे ना करेगा, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं तो इसमें स्टार्च नहीं बनेगा। इससे साबित हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर स्टार्च सिंथेसिस, है ना, ग्लूकोज बनाने के लिए या स्टार्च बनाने के लिए, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है। अब तुम लोगों को कहीं भूल गया होगा, कहीं स्टार्च किसे कहते तो हम बोले थे एक बार, 1 लाख ग्लूकोज को एक साथ रख दो तो स्टार्च कहलाता है जी, ठीक है। इसमें कोई फंसाना ना, स्टार्च का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो देखो एक्टिविटी 2 भी समझा दिए, है ना, और एक्टिविटी 6.1 भी आपको हम समझा दिए थे। आप लोग इसको खुद से पढ़िएगा, वही बात मिलेगा जो हम पढ़ाए थे। अब इसी को है ना, कोई एस्चान का बुक पढ़ेगा ना तो इसमें हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट किए वो कह के पढ़ाया हुआ उसको, है ना जी, कोई दिक्कत नहीं सर उससे। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या है कि एक पेड़ का पत्ता लिया है और उस पेड़ के पत्ते को है ना, आधा पत्ता जो है ना सर उसको KOH के डब्बे से ढोने, यानी कि एक प्लास्टिक नहीं आता, कभी प्रसाद खाने जाओगे तो एक पॉलीथीन देगा, है ना, पीला रंग का पॉलीथीन, उस पॉलीथीन से इसको है ना आधा पत्ता को ढक दिया गया है। इस पॉलीथीन में सर क्या डाला हुआ है, KOH डाला हुआ है जी, ठीक है। इतना दूर के पत्ता में KOH डाला हुआ है ना, इतना पत्ता एक्सपोज है जी, ठीक है। तो सनलाइट इस पे भी पड़ेगा और इस पे भी पड़ेगा जी, पर इसके अंदर का जो भी CO2 है तो KOH ले लिया, है ना, यहाँ पर CO2 तो आराम से इसमें जाएगा, है ना जी। तो इतना दूर में तो तुमको स्टार्च बनेगा, इतना दूर में कोई स्टार्च नहीं बनेगा। इससे साबित हो जाता है हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में कि सर जो पार्ट सनलाइट के एक्सपोज में था और CO2 मिल रहा था वो पार्ट स्टार्च बनाया, और जो पार्ट CO2 के आपको KOH के कांटेक्ट में था वो CO2 को लॉस कर गया और वो सनलाइट के होने के बावजूद भी अपना खाना नहीं बना पाए। वही तो एक्सपेरिमेंट है जो एनसीईआरटी दिखाया है, वही यहाँ देख रहे हो। इसको हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट कहते हैं जी। ये तो बस सीधे एक्सपेरिमेंट लिख दिया है, ठीक है, हो गया। 6.2 भी खत्म, समझ में आया जी। अब चलो जो बोरिंग टॉपिक था सब खत्म हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जी, ठीक है, मतलब हम लोगों में न्यूट्रिशन कैसे मिलता है जी, ठीक है। नया टॉपिक, नया दौर,
है ना जी। आप लोग इसी का वेट कर रहे थे, इसी को हम पढ़ाएंगे। एक्टिविटी 6.3 है ना, बाद में बताया जाएगा। ये में वही है कि आप स्टार्च टेस्ट करने के लिए हम लोग जो खाना खाते हैं वो स्टार्च है या नहीं वो बताएंगे। ये इसका इससे जुड़ा हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ टॉपिक है 6.3 एक्टिविटी, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग जी। ये टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, है ना। है कि चला गया सब? हेलो, बना हुआ है कि चला गया जी? है ना, है। हाँ तुम लोग है, हमको लगा सब चला गया। आज वो छोरा गायब है, डेली कहता था सर क्लास ज्वाइन कीजिए, आज अपने गायब है। वो लड़का जो था, कौन है? हाँ वजाहत, हाँ। वो दोनों लड़का से बात हुआ है क्या? हाँ। हमको मन कर रहा है हटा दे दोनों को। खाई क्लास से जब 11 बजे दिन में तब नहीं ज्वाइन किया, उसके अंदर भर दिन सोता रहता है। प्रीमियम मतलब? अच्छा, मतलब वो यूट्यूब में जो हम प्रीमियम बना देंगे तो वो वही सब देख सकता है। अच्छा, इस पे हम बात करेंगे तुमसे। हाँ एक बात करेंगे, हम भी समझेंगे, हम भी देखे थे यूट्यूब पे ऐसा कुछ है। हाँ, ये तो गलत बात है। ये तो हम इसीलिए लिख दे, इसीलिए हम यूट्यूब पे डाल देते कि कहीं तुम लोग कट जाता है, छूट जाता है, इसीलिए, है ना। ईमानदारी होना चाहिए। ये तो ईमानदारी में करनी है इसका, है ना। ठीक है, देखते हैं, इस पे भी गौर करेंगे। खैर छोड़ो, अभी यहाँ ध्यान दो। टॉपिक का नाम बता रहे, ये बहुत वीवीआई है, आप तो लोग समझ ही क्या होगा कि सर इंपॉर्टेंट यहीं से स्टार्ट होना चाहिए। न्यूट्रिशन, है ना जी। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, है ना। और आज हम साबित करेंगे कि डाइजेशन और न्यूट्रिशन में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में हम लोग देखेंगे कि इंसानों में कैसे न्यूट्रिशन पहुंचता है जी, ठीक है। एक आपको ये टॉपिक समझने से पहले एक ट्रैक देते हैं तुम लोग को। देखो ये है एक ह्यूमन बॉडी, फोटो दिख रहा है ना जी, कि ब्लड दिख रहा है। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के लिए हम लोग एक ट्रैक बना रहे हैं, तुम लोग को समझ आ जाएगा एक ही झटके में, ठीक है। मान लो ये कोई बंदा है, ठीक है, और इस बंदे ने, है ना, आपको नहीं कि कुछ खाना खाया जी, ठीक है। और उसका यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है। तो एक सेल तो बहुत छोटा होता है सर, बहुत छोटा है, तो इतना छोटा है। ये एक सेल बोल रहा है क्या कि भाई मुझे ग्लूकोज चाहिए, मुझे भूख लगी है, मुझे ग्लूकोज ला के दो, है ना जी। मैं ग्लूकोज चाहिए हमको भाई, कहीं से ग्लूकोज ला के दो। लेकिन जो हम लोग जो खाना खाते हैं ना जी, तो हम लोग तो खाना खाते हैं या तो स्टार्च नहीं तो ग्लाइकोजन, है ना जी। या तो हम लोग स्टार्च खा रहे होते हैं, या नहीं तो क्या खा रहे होते हैं, ग्लाइकोजन। स्टार्च ग्लाइकोजन अभी थोड़ा देर पहले तुम लोग को बोले थे, ये लोग में तो 1-1 लाख ग्लूकोज एक साथ चिपका रहता है ना जी। 1-1 लाख ग्लूकोज, मतलब तुम लोग दिमाग लगाओ, सर ये एक छोटा सा सेल है, ये भूखा है हम लोग के सेल के अंदर में, मतलब उंगली का सेल है या हाथ का सेल है, कहीं पर का भी सेल है, जो सेल भूख से परेशान है, वो अपने ब्रेन को बोल रहा है कि भाई मुझे भूख लगा, मुझे ग्लूकोज दो, है ना। तो कह रहा ठीक है हम खाना खा रहे हैं, तो खाना खाने के तुमको मिल जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या है कि जो बंदा खाना खाया वो इतना बड़ा सामान खाया, ये और इतना बड़ा सामान, है ना जी। मेरा सेल बोला है कि भाई भाई हमको इतनी चुटकी सा सामान चाहिए, बस इतना सा चाहिए। मतलब तुम्हारा इमेजिन करो कि तुम्हारे घर का जो गेट है, उस गेट से वही सामान ना घुसेगा जो गेट से छोटा होगा जी, और गेट से बड़ा सामान ना घुस सकता है। तुम्हारे घर का जो मेन गेट होगा, उस गेट में मान लो कि ऐसा है कि सर आपको नहीं कि कार घुस जाएगा, पर ट्रक नहीं घुस सकता है। ट्रक को घुसाने के लिए क्या करना होगा जी, तोड़ के पार्ट बाय पार्ट बदलना होगा, तब जाके घुसेगा, है ना जी। जस्ट इमेजिन कीजिए आप लोग कि आप लोग जो खाना खाते हैं या हम लोग जो खाना खाते हैं, वो बड़ा बड़ा सामान खा लेते हैं सर। अब मेरा सेल कह रहा है कि भाई हम तो नहीं नहीं ले पाएंगे इसको, ये घुस भी नहीं करेगा इसमें। इसीलिए हमारे अंदर में एक मशीन लगा होता है, जिस मशीन का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, उस बड़े बड़े टुकड़ों को एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है सर। इतना छोटा कर देता है सर कि सर बाद में मेरा शरीर या मेरा सेल उसको आराम से ले ले जी, ठीक है। ये सेल को ले ले, मतलब हमारे अंदर में गैजेट फिट है जी, जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। कुछ गया बात? देखो एक झटके में समझा दिया हम तुमको। ये सेल है, सेल भूखा बैठा हुआ है, लेकिन बोला कि भाई एक छोटा सा सामान चाहिए, पर आप खाए इतना बड़ा सामान। तो इतने बड़ा सामान को तोड़ने के लिए हमारे पास एक मशीन फिट है हमारे बॉडी में, जिसका नाम क्या है,
डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना जी। और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है सर, इस बड़े बड़े मशीन को छोटे छोटे टुकड़ों में, मैंने बड़े बड़े खाना को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है सर। इतना छोटा छोटा कर देता है कि सर आराम से तुमको चला जाएगा। तुम लोग समझ गया होगा बात क्या बोले हम, ठीक है। और है ना, इसका मतलब देखो सर, जब कोई भी सेल खाना खाता है ना, इस घटना को न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। दिमाग लग रहा है जी। न्यूट्रिशन और डाइजेशन में जमीन आसमान का अंतर है जी। हमारा सेल जो खाना खाता है सर, है ना, उसको न्यूट्रिशन, लेकिन जो बड़ा सामान से छोटा सामान में तोड़े हैं आप, इस घटना को कहते हैं सर डाइजेशन। देखिए 2-3 बात आप दिमाग में लगाइए, 3 शब्द आएगा और टीचर सब अच्छा टीचर तुमको है ना फंसा के रखेगा इस सब में। कहेगा, पूछेगा डाइजेशन क्या है, न्यूट्रिशन क्या है ना, और है ना डिकम्पोजिशन क्या है, 3 शब्द, है ना जी। सराने गलाने की प्रक्रिया क्या है। तो कोई लड़का अगर नहीं कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो तीनों का तीनों एक ही चीज है ना जी। कोई लड़का कह देगा कि जी खाना जो खाते हैं उससे एनर्जी मिलता है, उसी को हम डाइजेशन बोलते हैं, उसी को न्यूट्रिशन बोलते हैं, उसी को डिकम्पोजिशन बोलते हैं। फंस गया वो लड़का जी, ठीक है, गलती कर दिया वो। डाइजेशन का क्या मतलब होता है कि जब बड़ा सामान को छोटा सामान में तोड़ते हैं सर, इज कॉल्ड डाइजेशन। कन्वर्सन ऑफ, है ना जी, conversion of large complex substance, है ना जी, into small simpler form, है ना, small simple form। बड़े बड़े सामान को, है ना जी, आप तोड़ते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, है ना जी, है ना। फिर से बोलते कन्वर्सन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू ए स्मॉल सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। एब्जॉर्ब माने अपने सेल में एब्जॉर्ब करने लायक फॉर्म में तोड़ते हैं जी, ठीक है। एब्जॉर्ब, है ना, एबल फॉर्म में तोड़ते हैं जी, ठीक है। एब्जॉर्बल फॉर्म में तोड़ते हैं, कॉल्ड डाइजेशन, है ना जी। समझ में आ रहा जी क्या बोलना चाहे। न्यूट्रिशन का क्या मतलब था, हम कहते केमिकल दैट गिव एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, है ना जी। वो केमिकल जिसको लेने के बाद तुमको एनर्जी महसूस होता हो, केमिकल दैट गिव एनर्जी, है ना, इज कॉल्ड, है ना, इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है जी। लेकिन वही जगह पे डिकम्पोजिशन क्या होता है सर, यही चीज होता है सर, लेकिन थोड़ा अंतर है डिकम्पोजिशन में। ऑर्गेनिक सामान को इनऑर्गेनिक में बदलते हैं, वो भी शरीर के बाहर। ऑर्गेनिक सब्सटेंस, लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस चेंज इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, है ना। ऑर्गेनिक सब्सटेंस, अभी हम छोटा डिफरेंस बाद में ठीक से लिख देंगे। ऑर्गेनिक सब्सटेंस चेंज इनटू, है ना, सिंपल फॉर्म, है ना, इज कॉल्ड, है ना, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इज कॉल्ड, है ना जी, डिकम्पोजिशन। इसको हम लोग नाम देते हैं डिकम्पोजिशन के नाम से बुलाते हैं जी। गया बात क्या बोलना चाहें, मतलब यहाँ पे सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म लिख देते हैं। नहीं समझा तो हम तुमको समझा सकते हैं जी। जैसे कोई सड़ा गला लाश है ना सर, वो मर गया इंसान, ठीक है जी, या कोई पेड़ पौधा का पत्ता टूट के गिरा हुआ है, तो उसके अंदर में तो ग्लूकोज वगैरह होगा, है ना जी। इसको तुम ऑर्गेनिक मानो, कार्बन से बने हुए कंपाउंड को ऑर्गेनिक बोलते हैं। और जब इसको वाटर में तोड़ देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देंगे, तो इसको इनऑर्गेनिक मानते हैं जी, ठीक है। तो जब ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बनाते हैं, इस घटना को डिकम्पोजिशन कहते हैं। देखो सब में तोड़ने फोड़ने का ही बात हो रहा है, लेकिन तीनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है जी। तो एक दिन हम बोले डाइजेशन और न्यूट्रिशन में जमीन आसमान का अंतर है सर। डाइजेशन का मतलब ये नहीं कि एनर्जी मिल जाएगा। कोई लड़का ये नहीं सोच लेना कि सर डाइजेशन का मतलब एनर्जी होता है, नहीं जी। डाइजेशन का तो मतलब बड़ा सामान को आप छोटा सामान में तोड़े हैं जी, ठीक है। और यही हम तुमको पढ़ाने वाले हैं कि भाई हमारे अंदर में बड़ा सामान छोटा सामान में टूटता कैसे है, कौन तोड़ता है, कहाँ तोड़ते हैं, उसी सबको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर में पढ़ेंगे जी, ठीक है। गया जी बात समझ में। डाइजेशन का अच्छा डिफिनेशन लिख रहा है जी, कन्वर्सन ऑफ, है ना, या ब्रेक डाउन ऑफ, अच्छा इंग्लिश ले रहे हैं, ब्रेक डाउन ऑफ, है ना, ब्रेक डाउन ऑफ, है ना, लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स का मतलब देखो ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन बोले 10 लाख ग्लूकोज एक साथ सर, है ना। लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, है ना, इनटू सिंपल, है ना, मॉलिक्यूल, है ना जी, है ना, इज कॉल्ड, है ना, डाइजेशन। अब एक बेसिक कंसेप्ट तुम लोग के दिमाग में आएगा कि तुम लोग का ऑब्जेक्टिव कैसा टाइप पूछेगा। देखो डाइजेशन, है ना, इनसाइड होता है, बॉडी के अंदर होगा। डाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी, टेक प्लेस, है ना, इनसाइड द बॉडी, है ना जी। खाना पचाने का प्रक्रिया अंदर की ओर होगा जी, ठीक है, टेक प्लेस इनसाइड बॉडी। दूसरी बात कि सर डाइजेशन में ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनता है ना। डाइजेशन में
है ना, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक ही सब्सटेंस बनते हैं। देखो इसका भी मतलब तुम लोग समझ जाएगा, ऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक ही बनते हैं सर। मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक से सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनता है। जैसे मान लीजिए ग्लाइकोजन है सर, तो ग्लाइकोजन में कहा जाता है 10 लाख ग्लूकोज एक साथ रहता है सर। उतना तो नहीं बनाएंगे, तुम लोग समझ गया होगा। और उसको एक एक ग्लूकोज में तोड़ेंगे सर। तो एक एक ग्लूकोज में तोड़ने मतलब क्या, ये भी तो क्या करा है, ग्लूकोज भी एक प्रकार का ऑर्गेनिक है ना भाई। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि डाइजेशन में ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बनता है। तुम लोग समझ गया होगा सर कहा है ऐसा बोले, क्योंकि तुम लोग अभी डिकम्पोजिशन वर्ड सुना था। डिकम्पोजिशन में ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बनता है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, डाइजेशन और डिकम्पोजिशन में जी। एक सर अच्छा डिफिनेशन 11th का लिखिए ना, तो 11th का डिफिनेशन लिखने जा रहे थे, ठीक है। डाइजेशन ऑफ, है ना जी, डाइजेशन क्या है, डाइजेशन का डिफिनेशन 11th के लेवल पे, ठीक है। कन्वर्सन ऑफ, है ना जी, कन्वर्सन, है ना, ऑफ, है ना, लार्ज, है ना, लार्ज, है ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, है ना, कन्वर्सन ऑफ लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, है ना, मॉलिक्यूल बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, है ना, कन्वर्सन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल, है ना, बाय द हेल्प ऑफ, है ना, कन्वर्सन ऑफ लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। रुक जाइए पहले, इनटू, है ना, इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, है ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, है ना, मॉलिक्यूल देखो, है ना, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाय द हेल्प ऑफ, है ना। अब देखो हेल्प ऑफ, यहाँ पे देखो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लिखने वाले हैं। अगर तुमको वो नहीं याद होगा, बाय द हेल्प ऑफ वाटर भी लिख सकता है ना, लेकिन तुम इसको जगह पे ब्रैकेट में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी बोलते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं वो एंजाइम जो पानी की मदद से काम करता हो, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। समझ में आ रहा जी। एंजाइम क्या है ना, हम भी तुम लोग को आप समझाएंगे एंजाइम इसी चैप्टर के अंदर में, इसी टॉपिक के अंदर में क्या होता है। इस पे हम एक क्लास देंगे आप लोग को एंजाइम का। कुछ गया बात समझ में, देखो अच्छा मतलब 2-3 डिफिनेशन लिखे हैं, आपको जो समझ में आ जाए याद कर लीजिएगा। हम तो कहीं पहले वाला याद कर लो, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइजेशन। नहीं याद होगा, डाइजेशन, है ना, का एक और डिफिनेशन है ना, कन्वर्सन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये एंजाइम का मतलब पानी की मदद से तोड़ने वाला है। देखो जैसे तुम मान लो कि एक मिश्री खाया, मिश्री समझता है, माल्टोज कहते हैं, माल्टोज जानते हो सब आदमी। मिश्री देखा है कोई खाया? जब कभी जाओगे ना होटल में खाना इंड होगा तो तुमको एक सौंफ, एक मीठा जैसा चीनी जैसा कोई चीज देता है जी, ठीक है, तो उसको माल्टोज बोलते हैं। माल्टोज का जब फॉर्मूला पता करेगा ना तुम लोग, तो 2 ग्लूकोज का बना होता है। इसको तोड़ने के लिए सर वाटर की आवश्यकता पड़ती है। इसको तोड़ देंगे तो ये जी और जी अलग हो जाएगा जी। और इतना छोटा हो गया सर कि मेरा सेल आराम से खा लेगा। देखो मेरा सेल यही बदमाशी करता है कि बोलता है कि भाई एक बार में एक ही चीज लेंगे, और एकदम छोटा होना चाहिए। और उसी छोटा चीज को करने के लिए हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम कोई नया बात नहीं है जी। वो क्या करेगा, पानी की मदद से इसको तोड़ देगा और तोड़ करके पीस बाय पीस में बदल देगा जी, ठीक है। तो समझ में आया जी, 2 ग्लूकोज को तोड़ करके एक सिंगल पीस में बदल दे डाइजेशन। अब देखिए तुम लोग फंसा किसमें होगा, डिकम्पोजिशन वर्ड में। टीचर तुमको फंसा सकता है डिकम्पोजिशन। तो अभी हम थोड़ा देर पहले बोले थे सरागरा लाश को जब हम तोड़ते हैं मिट्टी में बदल देते हैं, है ना। तो कन्वर्सन ऑफ, है ना जी, इसका भी डिफिनेशन है, कन्वर्सन ऑफ, है ना, लार्ज, है ना, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, है ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, है ना, बाय द हेल्प ऑफ, बाय द इनटू, है ना, कन्वर्सन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू, है ना, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। यहाँ पे इनऑर्गेनिक वर्ड लगाइएगा, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, है ना। तो इस घटना को क्या कहते हैं, है ना, इज कॉल्ड, है ना, डाइजेशन के नाम से, सॉरी डिकम्पोजिशन के नाम से बुलाते हैं। डिकम्पोजिशन में पानी की कोई आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ ऑक्सीजन की यूज होता है, यूज O2। इसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है जी, ठीक है। और डिकम्पोजिशन शरीर के बाहर होता है जी, ठीक है ना, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड ऑफ बॉडी, है ना, बॉडी के बाहर देखने को मिलता है जी, ठीक है। अब पॉइंट ये है सर कि हमको समझा नहीं पा रहे कि कैसा। देखो ये बैक्टीरिया मान लो था देर के लिए, है ना, यहाँ पे पेड़ का पत्ता गिरा है सर, तो पेड़ का पत्ता पेड़ से अलग हो गया तो इसका अंदर मरा हुआ माना जाएगा ना जी। जो भी चीज लिविंग से अलग हो गया तो वो तो डेड माना जाएगा। और ये बैक्टीरिया इस पे केमिकल छिड़केगा सर, इसको तोड़ देगा सर छोटे छोटे टुकड़ों में, है ना जी। ये जो छोटा छोटा टुकड़ा जब तुम एनालिसिस करेगा ना, तो इसमें तुमको कैल्शियम मिलेगा, पोटासियम मिलेगा, है ना, तो ये सब इनऑर्गेनिक माना जाएगा ना जी, है ना।
वाटर मिलेगा, Mg++ मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, अमोनिया मिलेगा, ये सब इनऑर्गेनिक माना जाता है। ठीक है, तो सर ये सब तोड़ के मिट्टी में डाल देता है, और तुम सब जानता है इसको फिर कौन ले लेगा, पेड़ पौधा प्लांट ले लेता है, कि सब खाद पानी हो जाता है ना। सर अगला चीज सब क्या देखते हो ना, मिट्टी में मिल जाता है, और मिट्टी मिलने के बाद क्या करता है, पेड़ पौधा उसको खींच लेता है फिर से। तो इस घटना को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन के नाम से बुलाते हैं। हम आप लोगों को एक बात दिमाग में डालना चाहते हैं, डाइजेशन डिकम्पोजिशन अलग अलग चीज है, और न्यूट्रिशन भी अलग अलग चीज है। आप लोग इतना नहीं समझे होंगे, तो ये बात तो जरूर समझ लीजिए कि सर डाइजेशन और न्यूट्रिशन जमीन आसमान का अंतर है सर। ठीक है जी, कभी भी बराबर नहीं माना जाएगा। डाइजेशन का मतलब है ना सर, बड़ा सामान को छोटा समय में तोड़ना, और जबकि न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऐसा केमिकल जिसको खाने के बाद एनर्जी आपको मिलने लगे, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यूट्रिशन के नाम से बुलाते हैं। तो हम लोग का नया चैप्टर है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग को यही पढ़ना है सर, कि हम लोग के शरीर में खाना कैसे पचता है सर। हम लोग जो भी खाना खाते हैं, तो वो खाना को हमारा शरीर कैसे पीस बाय पीस में तोड़ता है जी। ठीक है, ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, इस सब के बारे में जानेंगे। सिलेबस सुनो, अभी सिलेबस क्या क्या है। देखो, जब तुमको हम बताएंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, तो तुम्हारे मन में ये होगा ना सर, पहले वो बताइए ना कि कौन चीज कहाँ पे है, ऑर्गन सबका नाम, ऑर्गन सब क्या क्या है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर में। फिर उसके बाद मैकेनिज्म बताइएगा। जैसे तुमको मान लीजिए कि कोई मशीन के बारे में जानना है, तो पहले मशीन को तुम देखोगे ना, अब फिर समझोगे ना, तब ना उसको चला के देखोगे कि भाई चलता कैसे है। वही बात यहाँ भी है। तो सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में है ना, उसके पार्ट्स पढ़ेंगे सर, या पार्ट्स का फोटो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद है ना जी, उस सब का लेंथ वगैरह नापेंगे सर, लेंथ है ना, नेम है ना, और शेप सब देखेंगे जी। ठीक है, जब तुम ये सब समझ जाएगा, तब हम तुमको ग्लैंड पढ़ाएंगे। ग्लैंड क्या होता है सर, उसको देखेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड भी पढ़ाएंगे जी। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ाएंगे जी। ठीक है, और तब तुमको हम मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन बताएंगे। मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, खाना कैसे पचता है सर, वो बताएंगे। ठीक है जी। अब खाना जब पच जाता है सर, तो एब्जॉर्ब कैसे होता है, हाउ एब्जॉर्ब, ये लोग एब्जॉर्ब कैसे, ब्लड में कैसे मिलता है। देखो ना, तुम लोग अभी खुद यहाँ पे ट्रैक लिया था ना एक, है ना, जैसे मान लीजिए ये फोटोग्राफ, इस फोटोग्राफ में क्या था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तुम लोग कुछ तो देखा ही फोटोग्राफ में। भाई खाना जो हम लोग खाते हैं ना सर, अब वो खाना जब पच जाएगा सर, तो पचने के बाद ब्लड में जाएगा। हमारे अंदर में एक जगह से, तो हम पहला क्लास जब लिए थे तो नहीं बोले थे कि हमारे अंदर में ब्लड पाइप ही होता है जो एक जगह से दूसरी जगह तक सामान को पहुंचाता है जी। भाई खाना यहाँ पचा है और सेल यहाँ भूखा मरा बैठा हुआ है, तो भाई यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचेगा, तो ब्लड के रास्ते से पहुंचेगा। अब ब्लड से कैसे पहुंचता है वहां तक, वो जानेंगे। मतलब हम लोग हाउ एब्जॉर्ब, मतलब हाउ एब्जॉर्प्शन है ना टेक प्लेस, है ना जी, ये पढ़ेंगे हम लोग, है ना। जब ये समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, तब हम लोग एक एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ेंगे सर, वो ये है कि सर डिसऑर्डर, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, है ना। खाना अगर गलदा फंदा खा लें, या खाना उल्टा पुल्टा खा लें, तो सर हम लोग को कोई बीमारी हो जाएगा, उससे कैसे बचा जाए, या बीमारी का क्या होता है सब वो देखें। ये एक्स्ट्रा हो जाएगा जी, ये तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में नहीं है। ठीक है, पर इतना दूर तक तो है तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में, अच्छे से पढ़ेंगे ये सबको। सर इतना जो लिखे हैं, इसे अच्छा एक टॉपिक बना के बताइए ना, कैसे बताते आप। तो देखो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक को हम लोग ऐसे दो भाग में बांट देते हैं। एक होता सर क्या है ना, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, है ना। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को दो भाग में बांट के पढ़ेंगे जी। एक होगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मतलब जो जहां पे खाना पचता है सर, वो इलाका, है ना। दूसरा होगा एसोसिएट ग्लैंड, एसोसिएट मतलब उससे जुड़े हुए कुछ ग्लैंड जो केमिकल निकालता है। ग्लैंड समझते हो आप लोग, जो हम लोग के मुंह में जब थूक सब बनता है ना, वो सब एक ग्लैंड है। ठीक है, जो खाना पचाने में मदद करेगा जी। अब इसी का ना बहुते नाम है जी, डाइजेस्टिव ट्रैक का ना बहुत सारा नाम है। यही तुम लोगों को जानना है। ये सब तुम्हारा जो स्कूल का टीचर सब है ना, वो तुमको तंग करने के लिए पूछेगा कि डाइजेस्टिव ट्रैक का दूसरा नाम बताओ, तो गट बोलिएगा। तीसरा नाम बताओ, तो एलिमेंट्री केनाल बोलिएगा जी। ठीक है जी, है ना जी, हाँ वो भी आएगा, एलिमेंट्री केनाल बोलेंगे जी। ठीक है, और एक नाम अभी तुम लोग बोल रहा था गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी, इसको हम लोग है ना ये भी बोल सकते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के नाम से भी बुलाते हैं जी। ठीक है, समझा ना जी। ये सब नाम है डाइजेस्टिव आपको ट्रैक का जी। ठीक है, एसोसिएट ग्लैंड का नाम वही है जी, और कोई इसका नाम नहीं है। फोटोग्राफ थोड़ा सा हम बनाते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जी। ठीक है, या फोटोग्राफ देखिए, ये ऐसा कुछ है जी। ठीक है, इस तरह का फोटोग्राफ हम भी अभी बनाएंगे जी। ठीक है, टाइम ओवर हो गया है। ठीक है, कल मिलते हैं। लेकिन ये लड़का सबको एक बार बोलना पड़ेगा हमको। ठीक है, आप लोग से भी फीस का बात करना होगा, है ना, तब ये लगता है तुम लोग सीरियस हो गए।
है ना, तो हम तुमको बता देंगे, है ना, तुमसे मिलेंगे भी ये वो इसके लिए पेड सिस्टम कैसा होता है, ठीक है। तुम अपना जानकारी इकट्ठा कर लो, ठीक है, कैसे होता है पेड सिस्टम बताना हमको, है ना। हाँ ठीक है, हम देख लेंगे, देख। हाँ ठीक है, रुक जाओ, अभी मत आना, अभी अभी पानी है, 2-3 दिन बाद हम तुमको बता देंगे, ठीक है। क्लास एंड होने के जा रहा है।